Hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel EduPassion. So here we were discussing about the biotechnology principles and processes. Chapter number 11th, class 12th biology subject CBSE second term syllabus. इस चैप्टर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन की बात की बेटा, और इन आवर प्रीवियस लेक्चर आई हैव टोल्ड यू अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जो कि आपके स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने आपके दिया था। सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से जीन निकाला और इक्वलाई में डाल दिया था थ्रू द यूज़ ऑफ अ वेक्टर प्लाज्मिड। ठीक है, उसकी बात की थी। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को हमने करा था इनकॉर्पोरेट इक्वलाई में। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा, टूल से स्टार्ट करेंगे। हम क्या करने वाले हैं? स्टार्ट टूल्स। टूल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग बोले आप या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके जो टूल्स हैं बेटा, बेसिकली हम इनको 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं बेटा? एंजाइम्स, फर्स्ट, सेकंड आपके वेक्टर, जिन भी आपके इस प्रोसेस में वेक्टर का यूज़ होगा। वेक्टरलेस मेथड भी है, लेकिन अगर वेक्टर है तो कौन से वेक्टर्स यूज़ होंगे। एंड द थर्ड, कॉम्पिटेंट होस्ट। कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है, ये 3 के बारे में हमने बात करनी है। ये सिर्फ 3 नहीं है। एंजाइम्स आपके काफ़ी सारे हैं बेटा। एंजाइम्स आपके काफ़ी सारे एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करना है हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फर्स्ट वन इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। इसको हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड, डीएनए लाइगेज, देन पॉलीमरेज एंजाइम। वैसे तो पॉलीमरेज एंजाइम की ज़रूरत नहीं है, अगर हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत होती है पॉलीमरेज एंजाइम की। इन पीसीआर टेक्निक पॉलीमरेज एंजाइम। देन ट्रांसफरेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, टर्मिनल ट्रांसफरेज, alkaline phosphatase, and polynucleotide kinase। ये कुछ एंजाइम्स हैं बेटा जिनका काम आपका पड़ेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में या टेक्निक में। जब जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे तो हल्का फुल्का सा जानो। पहले मुझे कट करना है किसको? आपके वेक्टर को, और डिज़ायर्ड जीन जहाँ पर होगा मेरा, जो मैं उसको जिसको आइडेंटिफाई करूँगी कि हाँ इस डीएनए में मेरा जीन है, तो मैं उस जीन को कट करूँगी। उसके लिए मुझे एक एंजाइम की ज़रूरत है जिसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है बेटा, ये 2 तरीके के एंड्स बनाता है। एक तो होते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है, जो स्टिकी एंड्स होते हैं उनके पास क्या है? स्टिकीनेस है। वो आपके कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बेसिस पे आपके कॉम्प्लीमेंट करके जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम कट करेंगे तो हम नहीं चाहेंगे कि वो तभी जुड़ जाए, वो अलग रहे। उसके लिए मुझे वहाँ से फॉस्फेट को हटाना होगा। नहीं समझ में आ रहा? चलो इसको देखते हैं। सपोज मेरे पास ये है आपका प्लाज्मिड। यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे, फिर हम उसके बाद में बात करेंगे बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन, ये क्या है आपका? मेरे पास ये प्लाज्मिड है, ठीक है, और मेरा कोई डिज़ायर्ड डीएनए है, वो भी मेरा यहीं कहीं पर होगा जो मैंने लिया है। सपोज़ ये भी मेरा डिज़ायर्ड जीन जिसमें से मैं लेने वाली हूँ। ठीक है, दोनों को अलग से बनाना चाहिए था। चलो दोनों को अलग से बने। ये मेरा आइडेंटिफाइड डीएनए है, ठीक है, जिसका मुझे जीन चाहिए, और ये मेरा वेक्टर है जिसका मुझे क्या चाहिए, जिसको मुझे एज ए वेक्टर यूज़ करना है, प्लाज्मिड है। तो ये डिज़ायर्ड डीएनए है, डिज़ायर्ड डीएनए नहीं, आइडेंटिफाइड डीएनए, आइडेंटिफाइड डीएनए विद
विद डिजायर्ड जीन के साथ में है, एंड दिस इज द प्लाज्मिड जो कि मैं वेक्टर के तौर पे यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, इसको कट करके इसमें पेस्ट करूँगी और इसको मैं यूज़ करूँगी एज ए वेक्टर। ठीक है, तो क्या मुझे एक ही सीजर से कट नहीं करना चाहिए जिससे कि मेरे एक जैसे आपके कट्स लगें। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ से कट किया इसको, ठीक है, यहाँ से, तो जो भी सीक्वेंस था अभी बात करेंगे इसमें, वही सेम सीक्वेंस यहाँ मिल जाएगा आपको। अब जो मेरा सीक्वेंस है बेटा, इसको खोल कर देखते हैं। एक सीक्वेंस मुझे मिलता है इस तरह से। ठीक है, ये मेरे बॉन्ड्स हो जाएंगे, ये मेरे स्टिकी एंड्स हो जाएंगे। तो मैंने वेक्टर लिया है, वेक्टर में क्या हो जाएगा आपके कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो जाएगी। सपोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, चलो 3 ले लेते हैं। 3 इधर 3 इधर हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बेसिस को देखूं, अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ कि मेरा यहाँ पर जो बेस होगा वो होगा GAC। ठीक है, सपोज, तो यहाँ मेरा जो बेस, यहाँ पर जो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट बेस पेयर्स होंगे वही यहाँ प्रेजेंट होंगे, लाइक C, इसके लिए T होगा और इसके लिए G होगा। तो ये मेरे बाइंडिंग इससे कर जाएंगे, ये मेरे इससे कर जाएंगे और ये मेरे इससे कर जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसको इससे करने से पहले ही ये जो मेरा होगा वेक्टर होगा, इसके जो स्टिकी एंड्स हैं बेटा, यहाँ पर सपोज ये मेरा स्टिकी एंड बन गए। ठीक है, तो ये क्या आपस में बाइंडिंग नहीं कर सकते? कर देंगे ना, ये खुद इसके जुड़ने से पहले ये आपस में खुद ही जुड़ गए पहले ही। तो इस चीज़ को मुझे रोकना होगा। ठीक है, इस चीज़ को रोकने के लिए मैं यूज़ करूँगी अल्कलाइन फॉस्फेटेज का। ठीक, अब मैंने इसको रोकने का तरीका क्या था कि जो मेरे स्टिकी एंड थे मैं उन्हीं को गायब कर दूंगी ऐसे, तो ये कॉम्प्लीमेंट्रिटी ख़त्म हो जाएगी और ये क्या हो जाएंगे, मतलब कि मैंने ये इनको हटा दिया, इस पोर्शन को मैंने हटा दिया विद द यूज़ ऑफ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। ठीक है, अब मुझे इनको जोड़ना है तो मुझे स्टिकीनेस चाहिए होगी, तो मैं इस स्ट्रैंड को वापस लाने के लिए यूज़ करूँगी पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो इनको वापस लाने के लिए मैंने यूज़ किया पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज का। देन टर्मिनल ट्रांसफेरेज का क्या रोल है यहाँ पर बेटा, कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तो ऐसे कट्स लगाते हैं जिसमें स्टिकी एंड्स खुद बनते हैं, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐसे कट्स लगाते हैं जिसमें ये आपके बनते ही नहीं है, आपका जो एंड होगा ये बेटा ब्लंट ही बनेगा। अब ब्लंट को मैं कैसे कॉम्प्लीमेंट करूँ, मैं कैसे, क्योंकि मेरा जो अटैचमेंट है बेटा वो किन बेसिस पे हो रहा है, कॉम्प्लीमेंटरिटी। कॉम्प्लीमेंटरिटी का मतलब आप पढ़ के आए हैं, पहले ही पढ़ के आए ना आपने, फर्स्ट टर्म में क्या पढ़ा था आपने कि जो आपके जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है वो कॉम्प्लीमेंटरिटी है ना। बेस पेयरिंग, स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग दी थी जो वॉटसन एंड क्रिक ने, वो पढ़ा था आपने, तो वो तो है ही नहीं। तो मैंने यूज़ करा टर्मिनल ट्रांसफरेंस, जिससे कि मैं जो स्टिकी एंड्स है यहाँ डेवलप कर लूँगी। ये जो मेरा एक्स्ट्रा आपका थोड़ा थोड़ा चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, वो मैं क्या कर लूँगी, खुद बना लूँगी विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम टर्मिनल ट्रांसफरेंस, जिससे कि स्टिकीनेस आ जाएगी और फर्दर मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी किसके लिए, बाइंडिंग के लिए। ठीक है, ये समझ में आ गया। लाइगेज का क्या काम है, इसका क्या काम है। लाइगेज क्या करता है बेटा, ये तो कॉम्प्लीमेंटरिटी जो होगी वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की होगी, जैसे C के साथ में G जुड़ गया आपका, यहाँ पे A के साथ में, सॉरी T के साथ में आपके A, और ये क्या है आपका G के साथ में C। ठीक है, ये तो मेरा क्या कर देगा, मेरा ये कॉम्प्लीमेंटरिटी खुद कर लेगी। लेकिन ये जो आपस में बॉन्डिंग है ये वाली, ठीक है, ये कौन करेगा बेटा, DNA लाइगेज। सॉरी, DNA लाइगेज क्या करता है, अटैचमेंट कर रहा है, ये अटैचमेंट कर देगा DNA लाइगेज मेरा। पॉलीमरेज एंजाइम का क्या काम होगा, क्या मुझे इस DNA को वापस क्या होगा, रेप्लिकेशन करके इनकी कॉपीज बनानी होंगी, उसमें हेल्प करता है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ज़्यादा कुछ हौच पौच नहीं है, थोड़ा सा सब्र के साथ में पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसको रब करते हैं और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा पढ़ते हैं अभी, और के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मैं हल्का फुल्का बात कर लूँगी मैं एक लेक्चर में। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थोड़ा सा बड़ा है, हम उसके बारे में स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट मी रब दिस फर्स्ट एंड देन विल स्टार्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ओके, नाउ लेट्स सी बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या हैं आपके। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। देखो सबसे पहली बात बेटा, ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर सीजर्स हैं, मॉलिक्यूल्स को कट कर रही हैं, तो ये आपको याद रखना है, दीज आर व्हाट, मॉलिक्यूलर सीजर्स।
ठीक है, इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहते हैं। अब ये जो राम गाथा है वो शुरू कहाँ से हुई? 1963 में ई कोलाई के अंदर बेटा देखा गया कि ई कोलाई अपने अंदर सरवाइव नहीं करने दे रहा है बैक्टीरियोफेज को, would not let bacteriophage survive in them. How? To just secrete टू टाइप्स ऑफ हार्मोन या टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स। ये क्या कर रहे थे बेटा? टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स को बना रहे हैं। टू टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर प्रोड्यूस्ड। दो टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं। लाइक ऐसे समझो आप, ये हमारा बैक्टीरियोफेज है, सॉरी बैक्टीरिया है ये हमारा, ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया। यहाँ आए बैक्टीरियोफेज नाचते हुए और इन्फेक्ट करना चाहा, इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इनमें इंसर्ट कर दिया। बैक्टीरियोफेज इसी तरह से आपका इन्फेक्शन करता है, बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल इसमें डाल दिया। अब जो मेरा ये था, क्या बोलते हैं उसको, क्या है ये आपका ई कोलाई, दिस इज व्हाट द ई कोलाई, ठीक है। इसको दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हो गया। ये जो है आपका क्या नाम है इनका, ई कोलाई ने आपके दो तरह से एक्शन किया। एक तो इसको मिथाइलेशन करके इसके ऊपर क्या कर दिया, कटिंग कर दी, कटिंग ऑफ डीएनए। मतलब कि ई कोलाई में से दो ऐसे एंजाइम्स निकल रहे थे जो कि मिथाइलेशन कर रहे हैं, किसका, डीएनए का, मिथाइलेशन ऑफ डीएनए। और दूसरा क्या कर रहा है बेटा, क्या कर दे रहा है, कट दी फॉरेन डीएनए इनटू पीसेस, पीसेस में उसको कट कर दे रहा है। ठीक है, मिथाइलेशन करके पीसेस में कट कर दे रहा है। अब जो ये पीसेस में कट कर रहा है बेटा, इसी को बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बाद में इसी को बोला गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हमें पता चल गया कि बैक्टीरिया के पास में क्वालिटी है, वो फॉरेन डीएनए को कट कर दे रहा है। मतलब उसके पास ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को कट कर रहा है पीसेस में, तो आपके क्या कर दे रहा है, तोड़ दे रहा है। ये सपोज डीएनए है, इसको पीसेस में तोड़ दिया, अब ये छोटे छोटे पीसेस बन गए डीएनए के। ठीक है, क्या मैं इसको यूज़ नहीं कर सकती कि भैया हम अपने काम में यूज़ कर लेंगे, हम भी कटिंग कर लेंगे डीएनए की? तो यही किया गया, इंसान ने क्या करा, इसको ले ली, इस क्वालिटी को इससे चुरा लिया। अब आपके बैक्टीरिया से एंजाइम्स को आइसोलेट करना शुरू कर दिया गया। सबसे पहला आपका किसने किया? उसकी बात करने से पहले बेटा मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में कुछ बातें करना चाहती हूँ, जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन ना हो। उसमें जब हमारा जो फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, जो हिंद फर्स्ट है, उसकी बात हिंद सेकंड, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हिंद फर्स्ट है, हिंद सेकंड है, हिंद सेकंड, ठीक है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते कितने तरीके। बेटा ये होते हैं 4 तरीके के, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब ये 4 तरीके के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, इनके काम करने का तरीका अलग है। जैसे पहली बात, ये सबके सब क्या देखते हैं, अपना सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखते हैं। कैसे देखते हैं? जिसको इन्हें जैसे ये डीएनए का सीक्वेंस है, इसको छोड़ो, ये क्या है आपका डीएनए का सीक्वेंस है। ठीक है, ये डीएनए का सीक्वेंस है सपोज। ठीक है, अब इनको क्या पता है इनको कहाँ कट करना है, तो इनके लिए ना बेटा रिकॉग्निशन साइट होता है। ये पहले क्या करेंगे, इस डीएनए पे मूव करेंगे, ढूंढेंगे एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस को ढूंढेंगे, फॉर अ इंस्पेक्ट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को बोलते हैं बेटा रिकॉग्निशन सीक्वेंस,
रिकॉग्निशन सीक्वेंस, इसको क्या कहते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जिसको आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए पे मूव करेगा, है ना, उसके बाद ढूंढेगा वो पर्टिकुलर सीक्वेंस जो कि होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ये बेटा कितने सीक्वेंस होते हैं, कितने बेस पेयर के सीक्वेंस होते हैं? ये वैसे तो बेटा 4 से 8 बेस पेयर का सीक्वेंस होते हैं, लेकिन जो हम एनसीईआरटी में पढ़ने वाले हैं वो 6 बेस पेयर के ही क्या बोलते हैं, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस हैं उनकी बात करेंगे हम, जो एनसीईआरटी में है। ठीक है, एनसीईआरटी में 6 बेस पेयर सीक्वेंस की बात हुई है, लेकिन 4 से 8 बेस पेयर्स के सीक्वेंस होते हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। ठीक है, अब हम लोग जो यूज़ करते हैं बेटा वो हम सिर्फ यूज़ करते हैं सेकंड वाला, सेकंड टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि बेटा इन दोनों के हैं नखरे बहुत। ये बोलते हैं कि हमको एटीपी भी चाहिए और हमको क्या चाहिए, हम जो रिकॉग्निशन साइट होगा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस सपोज यहाँ है, ठीक है, तो यहीं तो कट करना चाहिए जिससे कि हमारी एक्यूरेसी रहे कि हमें वहीं कट लगवाना है। अब ये दोनों क्या कहते हैं, भाई सीक्वेंस यहाँ होगा तो मैं 100 बेस पेयर आगे कट करूँगा या फिर मैं 1000 बेस पेयर आगे कट करूँगा। ये क्या बात हुई, क्या बात हुई भाई? जहाँ सीक्वेंस रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वहीं कट लगा दो, हमारे लिए ईजी पड़ेगा, है ना। लेकिन इनके बड़े नखरे, ये बोलते हैं मैं नहीं करूँगा। ठीक है, अवे, फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, कट फार अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से बहुत ज़्यादा दूर, और एटीपी भी चाहिए इन्हें। तो भैया हमें नहीं चाहिए ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। एक तो पैसे भी ले रहा है एटीपी भी, और ऊपर से ड्रामे बहुत है, दूर से कट करेगा, पास में करेगा नहीं। एक्यूरेसी तो दिखाओ, काम तो ढंग का करो, चलो कोई नहीं हम दे देंगे एटीपी, लेकिन तुम काम ही ऐसे कर रहे हो, बताओ। नहीं करना, हमने नहीं करना ऐसा काम। तो हम लेंगे, फिर हमने बात करी किससे, आपके 4th वाले से। 4th ने कहा कि मेरे को भी एटीपी चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ले लेना एटीपी, लेकिन इन्होंने बोला कि भैया मिथाइलेशन होना चाहिए सारे डीएनए में, तब मैं करूँगा कट, कट ओनली मिथाइलेटेड डीएनए। ये भैया ये इसमें भी हमें फिर एक क्या हो जाएगा ना, रेंज नहीं मिलेगी, स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा ज़्यादा। तो हमने कहा भाई तुम भी रहने दो, तो हमने चूज़ करा सेकंड वाले को। बेचारा ना एटीपी ले रहा, और दूसरी चीज़ सेकंड वाला जो है हमारा, वो ना एटीपी यूज़ कर रहा है, वो क्या कर रहा है बेटा, रिकॉग्निशन साइट के बीच में ही कट कर रहा है। क्या कर रहा है, नो एटीपी रिक्वायरमेंट, और उस पर ऊपर से कट द डीएनए एट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, या फिर आपके क्या हो जाएगा, कटिंग साइट है वो आपकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस में ही होगी। जो सीक्वेंस है वहीं पर कट लगा, यहीं कहीं पर इनमें से ही किसी पोर्शन में कट लगा देगा वो। ठीक है, 6 बेस पेयर्स होते हैं, 6 में से किसी के भी बीच में भी कट लगा देगा आपका सेकंड वाला। तो हमने चूज करा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेकंड वाला, टाइप सेकंड। ये क्या है बेटा, टाइप्स होते हैं आपके जो जनरल कैटेगरीज हैं। अब इसको साइड में रखो। एक और आपकी कैटेगरी है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बेटा 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज किए गए हैं इसके बाद भी। एक है आपका एक्सोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस, और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है कि सर्कुलर की तो बात ही नहीं आएगी। कोई डीएनए आपका ऐसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। ठीक है, उसमें भी आपके जो बाहर वाला सीक्वेंस है उसको कट करेंगे, ये बीच में कोई कट नहीं लगाएंगे। एंडोन्यूक्लियस बहुत भला बेचारा, वो आपके भले सर्कुलर हो या लीनियर हो, कहीं भी बीच में से भी ये कट कर देगा, यहाँ पे बीच में से कट कर देगा। तो हमें तो ऐसा ही चाहिए ना, हमें क्या पता कि कॉर्नर वाला हमारा जो जीन है वही डिजायर्ड जीन है। तो हमारे लिए कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा यूज़ करना, एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, तो जितने भी एंडोन्यूक्लियस सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे वो सारे ही बेटा क्या होंगे, एंडोन्यूक्लियस। एंडो मीन्स अंदर, एक्सो इज फॉर दी एक्सटर्नल, आपके जो भी पोर्शन है उसकी बात हो रही है। तो ये नहीं, हम लोग बात करेंगे एंडोन्यूक्लियस की। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपके एनसीईआरटी में टर्म है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, समझ में आ गया कि कौन सा एंडोन्यूक्लियस की बात, कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात हो रही है, एंडोन्यूक्लियस। यहाँ तक बात क्लियर हुई।
आई होप क्लियर हो गई होगी। इसको रब करूँ मैं, और उसके बाद मैं बताती हूँ बेटा आपको कि जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, ये तो पॉइंट्स की बात हो गई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात हो गई, यहाँ पे और समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं हम फर्स्ट आपका जो क्या है बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वो कौन सा है आपका। यहाँ पे बात कर लेते हैं फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा है और किसने दिया था, किसने आपके आइसोलेट किया था। आइसोलेटेड बाय, नहीं पहले नाम बता दें, नाम है बेटा हिंद सेकंड, ठीक है। आइसोलेटेड, किसने आइसोलेट किया बेटा, आइसोलेटेड बाय, 3 लोग थे भैया इसके पीछे, इस काम के पीछे, कारनामे के पीछे, बड़ा सा कारनामा है, उसके पीछे 3 साइंटिस्ट थे, वर्नर, आर्बर, ठीक है, और कौन थे, ओसवाल्ड, नहीं नाम भूल जाती हूँ मैं इनका, स्मिथ, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन, उसका जो वो है ना हैमिल्टन, फर्स्ट नेम हैमिल्टन ओ स्मिथ, ठीक है, एंड डैनियल नाथन, ये आपके 3 बंदे थे। इन लोगों ने सबसे पहले हिंद सेकंड को आइसोलेट किया। हिंद सेकंड वाज द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब ये किसी ना किसी से आइसोलेट किया गया होगा, किसी ऑर्गेनिज्म से। ये किससे निकाला गया है बेटा, आइसोलेटेड बाय हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अरे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से आपके ये क्या है, बैक्टीरियम है, इट इज अ बैक्टीरियम, ठीक है। इस बैक्टीरिया से हिंद सेकंड निकाला गया, ठीक है। किसने बेटा दिया आपको, आर्बर, स्मिथ एंड नाथन, वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और डैनियल नाथन। आप कैसे भी याद करें, सेकंड नेम याद कर लीजिएगा, सिर्फ आर्बर, स्मिथ एंड नाथन ने दिया था। इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला बेटा 1972 में, ठीक है। अभी तक हम लोग कितने साइंटिस्ट की बात कर चुके हैं इस चैप्टर में, ऐसे ही लर्न किया करो, ऐसे हल्के हल्के लर्न हो जाएगा। पहले आपके फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी थे आपके कार्ल एरिके, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग थे आपके पॉल बर्ग, उसके बाद आपने स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बर्ग की बात करी जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बताया। अब हमने 3 नाम और याद करे हैं, वर्नर, आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ और आपके डैनियल नाथन, ठीक है। इन्होंने आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या किया, आइसोलेट किया। किससे किया वो भी है। अब ये जो नाम लिखा है बेटा मैंने, वो किन बेसिस पे लिखा है, देखो नेमिंग की बात करेंगे उससे पहले सीक्वेंस भी देख लेते हैं। इनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, मैंने यहाँ बात करी कि इनके पर्टिकुलर सीक्वेंस होते हैं, हर किसी के हर अलग अलग सीक्वेंस होंगे, ऐसा नहीं है कि सबके एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बेटा वो भी डिफरेंट होगा। रिकॉग्निशन सीक्वेंस जो इन्हीं का खुद का है, तो जो बेटा हिंद सेकंड का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है वो होता है आपका GTPYPU और आपके आ गया AC, ठीक है। समझ में आया ये मैंने क्या लिखा, G ग्वानिन, T थाइमिन, PU पिरिमिडीन में से कोई भी पिरिमिडीन यहाँ ले आया आप, प्यूरिन है ये, प्यूरिन में से कोई भी प्यूरिन। पिरिमिडीन क्या, TSC थाइमिन या साइटोसिन आपके पिरिमिडीन है, क्योंकि DNA है तो आपके ये दोनों होंगे, यूरेसिल नहीं होगा। प्यूरिन आपका एडेनिन ग्वानिन, इनमें से कोई भी हो यहाँ पर, और AC, ठीक है। आपका जो हिंद सेकंड है वो कट लगाता है बेटा प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये जो होंगे इनके बीच में। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं या फिर आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हैं, इनकी एक और चीज़ है कि इनके जो रेस्ट्रिक्शन ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं बेटा, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं। पैलिंड्रोमिक का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मलयालम, इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो सेम है ना। जैसे डैड, मॉम, ठीक है, सेम है। आप उल्टा पढ़ें, पीछे से पढ़ें, आगे से पढ़ें, सेम होगा। MALALAYALAM, MALAYALAM, सेम स्पेलिंग है ना। आपके डैड DAD, MOM,
MOM मॉम, सेम है ना स्पेलिंग, तो यही उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इधर से पढ़ेंगे और इधर से, जब अपोजिट आपके पोलैरिटी में पढ़ेंगे तो सेम आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये 5 to 3 है, तो आपके यहाँ से 5 to 3 भी सेम हो जाएगी बेटा। जैसे G है, G, T, pyrimidine, प्यूरिन, T और T की जगह A, और ये C। देखो G, T, PU, PY, PU, AC, G, T, PY, PU, AC, सेम आ रहा है बेटा। तो इसी को कहते हैं आप क्या कहते हैं बेटा, आप पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो ये पैलिंड्रोमिक जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। दोनों तरफ से पढ़ेंगे आप, अपोजिट पोलैरिटी में पढ़ेंगे तो सेम पढ़ा जाएगा। तो इसका भी आपका कटिंग का जो होगा वो भी इन्हीं के बीच में कट करेंगे ये, ठीक है, कट करेंगे। तो मेरे दो आपके DNA अलग हो जाएंगे, एक हो जाएगा DGT, PY यहाँ रह गया, और इसके साथ में बाइंडिंग हो रखी है TAPU, ठीक है। एक यहाँ पर बनेगा बेटा PUAC, और यहाँ बनेगा PYTG, ठीक है। तो आप यहाँ पर मुझे बताओ कि ये आगे इधर भी आपकी क्या होगी, आपके DNA होगा। ये बीच में से यहाँ पे कहीं पे स्टिकीनेस दिख रही है, देखो ब्लंट एंड्स हैं, ये क्या हो जाएगा बेटा, ब्लंट एंड। कोई भी आपका जो बेस पेयर है वो अकेला नहीं लटक रहा, उसके साथ में उसका पेयर है। इस तरीके के एंड्स को बोलते हैं ब्लंट एंड्स। तो आपका हिंद सेकंड किस तरीके के कट्स क्रिएट कर रहा है, ब्लंट एंड्स, ब्लंट कट क्रिएट कर रहा है, किसके, DNA के। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब मुझे क्या बताना है बेटा, आपके एक जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो आपके NCERT में मेंशन है वो आपको याद रखनी है। टोटल आपके कितने 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आइसोलेट किए जा चुके हैं। आइसोलेटेड कितने स्पीशीज स्ट्रेन से, फ्रॉम 250 स्ट्रेन्स, 250 स्ट्रेन से 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ऑलरेडी आपके आइसोलेट किए जा चुके हैं। पहला आपका हिंद सेकंड है, ठीक है। अब यहाँ पर आती है बेटा, इसकी मैंने नेमिंग कैसे कर दी है ना, नेमिंग कैसे करी उसकी बात करते हैं। अब हम यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ इसको, वो वाला रब करते हैं लास्ट वाला, ठीक है। तो नेमिंग की बात करते हैं बेटा, नेमिंग कैसे की जाती है रेस्ट्रिक्शन, और 2-3 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की भी एग्जाम्पल देख लेंगे हम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग कैसे की जाती है, नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल हिंद लिया था, उसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपके एस्केरेशिया कोलाई होती है, एस्केरेशिया कोलाई, ठीक है, एस्केरेशिया कोलाई RY13, ये आपके एक बैक्टीरियम है, ठीक है। इससे मैंने क्या निकाला बेटा, इससे मैंने निकाला एक एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसका नाम था ECOI1। अब देखो ये जो नाम मैंने लिखा है ये किन बेसिस पे लिखा है, क्लियर है ना, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एक मिनट रुको। ECOR1, ये जो नाम लिखा है मैंने वो किस बेसिस पे रखा है, एस्केरेशिया कोलाई से जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने आइसोलेट किया है उसका नाम मैंने ये रखा। कैसे रखा, इसका एक पर्टिकुलरली आपका क्या है, फंडा है। आप जीनस का फर्स्ट लेटर ले लेते हैं, दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, कैपिटल लेंगे, कैपिटल लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ जीनस, जो भी जीनस होगा इट इज़ अ जीनस, एस्केरेशिया इज अ जीनस, जीनस का फर्स्ट लेटर ले लेंगे। 2 लेटर जो उसके बाद वाले हैं बेटा वो देखो हमने कहाँ से उठाए हैं, हमने उसकी स्पीशीज़ से उठाए हैं। ये 2 लेटर जो हैं वो क्या हैं, स्पीशीज़ के हैं। इसको सिंगल ही रहने दो, हौच पौच हो जा रही है ना। 2 फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल लिया है जीनस का, दूसरा लेटर हमने 2 लेटर उठाए हैं जो कि स्मॉल लेटर्स हैं, कहाँ के, आपके रिसेसिव के, ठीक है। लास्ट वाला जो है बेटा हमारा जो R है, दिस इज व्हाट द स्ट्रेन, ये हमारे स्ट्रेन होगी जिस स्ट्रेन से हमने ये एंजाइम लिया है, ठीक है। और ये जो लास्ट में है आपका बेटा 1, ये रोमन नंबर्स में लिखा जाते हैं, दिस इज व्हाट द रोमन नंबर लिखे जाते हैं, रोमन टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, किस ऑर्डर में आइसोलेट हुआ है आपका ये पर्टिकुलर एंजाइम। समझ में आ गया नेमिंग कैसे की जाती है आपकी किसकी,
आपकी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। आप ऐसे हिंद में भी देख लेते हैं बेटा। देखो यहाँ मैंने क्या लिखा है, कैपिटल एच है, कैपिटल एच हमने कहाँ से उठाया, जीनस से। इन्फ्लुएंजा का हमने आई उठाया, आई लिख दिया। डी यहाँ पर क्या है, आर डी है बेटा ये, ठीक है। इसका यहाँ से हमने जो भी स्ट्रेन थी उससे हमने डी लिया, ठीक है। और सेकेंड जो इसका ऑर्डर है आइसोलेशन का वो सेकेंड वहाँ से लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये जो हो गई बेटा मेरा नेमिंग की, समझ में आ गया आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अभी हम 2-3 एग्जांपल्स की और बात करेंगे, उसके बाद लेक्चर एंड करेंगे। देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है। थोड़े सा रिकॉल कर लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन सारी। ये आपके 4 टाइप्स के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। जो कि नॉर्मली यूज़ किए जा रहे हैं वो टाइप 2 यूज़ किए जा रहे हैं। क्यों किए जा रहे हैं हम बात कर चुके हैं, इसको साइड रख देते हैं। 2 तरीके के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस। एक्सो जो टर्मिनल्स पे कट करते हैं, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें बीच में से कट करना है क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट बीच में है, ठीक है। प्लाज्मिड कहाँ से, प्लाज्मिड का कोई एंड ही नहीं है, तो हमें बीच में ही कहीं कट करना होगा। तो हमें अंदर कट करना है ना डीएनए के, तो वो उसको हम लेंगे एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्यों हम ले रहे हैं फर्स्ट। और दूसरी चीज़, हाँ ये आपका जो कटिंग है वो कैसे कट कर रहा है, डीएनए की स्ट्रैंड है उसको कैसे पता चलेगा, पहले डीएनए को वो पूरी लेंथ में घूमेगा आपका कौन, एंजाइम ढूंढेगा अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस, उसको बोलते हैं रिकॉग्निशन सीक्वेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, रिकॉग्निशन सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, कुछ बेस पेयर्स का सीक्वेंस होता है, 4 से 8 बेस पेयर्स का सीक्वेंस होता है। जो एनसीईआरटी में हम पढ़ रहे हैं वो 6 बेस पेयर्स का ही पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्टली 6 बेस पेयर्स के आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है बेटा वो पैलिंड्रोमिक होते हैं। इधर से पढ़ें आप, अपोजिट पोलैरिटी में अगर पढ़ेंगे तो सेम होंगे। जैसे आपके GAATTC है तो यहाँ से पढ़ेंगे ना उल्टा हम, तो GAATTC ही आएगा आपका, ठीक है। तो अपोजिट पोलैरिटी में आपके सेम आपके पढ़े जाएंगे, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहेंगे। रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपके इस तरह के होते हैं। आपके जो टाइप 2 का जो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम चूज करा है उसमें है आपका क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन साइट, इसको बोलते हैं रिकॉग्निशन रिस्ट्रिक्शन साइट। रेस्ट्रिक्शन साइट, साइट क्या कहते हैं, जो कट करने की साइट है आपकी, वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ही अंदर होती है, ठीक है। यहाँ बात हो गई। फर्स्ट आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किसने आइसोलेट किया था और कहाँ से किया था, आपके 3 बंदे हैं, वर्नर आर्बर, हैमिल्टन ओ स्मिथ एंड डैनियल नाथन। आर्बर, स्मिथ एंड नाथन, इन तीनों ने ही हिंद सेकेंड आपका एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आइसोलेट किया। कहाँ से किया बेटा, हीमोफिलेंस इन्फ्लुएंजा सेल किया था। ये आपके बैक्टीरियम है, यहाँ से आइसोलेट कर लिया गया। इसकी जो रिकॉग्निशन साइट है वो है आपकी GTPY पिरिमिडीन या और आपका प्यूरिन, कोई भी ले सकते हैं आप। उसके बाद AC, इसको अपोजिट पोलैरिटी में सेम लेंगे। इसकी जो कट है वो बेटा लगता है प्यूरिन और पिरिमिडीन के बीच में। तो इससे जो कट आपके जो आपके एंड्स बनते हैं वो कौन से एंड्स बनते हैं, ब्लंट एंड्स, ब्लंट एंड्स बनते हैं। किससे, हिंद सेकेंड से। एस्केरिशिया कोलाई से आपके ब्लंट एंड्स नहीं बनते, जैसे एग्जांपल ले लो और यहीं पर देख लेते हैं, चलो। ब्लंट एंड्स नहीं बनते। एस्केरिशिया कोलाई का क्या है बेटा, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो होता है GAATTC, ठीक है। अब मैं इसको उल्टा यहाँ से भी लूँगी, GAATTC, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके ये सीक्वेंस है, ये किसका सीक्वेंस है, एस्केरिशिया ई कोलाई का आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ठीक है। इसको अगर मैं यहाँ, इसका जो रिकॉग्निशन रेस्ट्रिक्शन साइट है वो क्या है, GA के बीच में, तो यहाँ से भी होगा GA के बीच में, GA के बीच में, GA के बीच में। तो इससे जो आपके बेटा एंड्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, ये दोनों ज्वाइंट है TTAA, एक एंड तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और दूसरा वाला यहाँ पर बनाएंगे हम कैसे, AATTC और ये G, देखो बन गया, स्टिकी एंड्स बन गए। ये क्या है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अभी कोई भी बेस पेयर में नहीं है आपके क्या, नाइट्रोजनस बेसिस, फ्री एंड्स हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसके कॉम्प्लीमेंट्री आएगा तो ये अटैच कर लेगा, T की जगह यहाँ A आएगा तो अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के एंड्स क्या होते हैं बेटा, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। क्लियर है आपको स्टिकी एंड्स और ब्लंट एंड्स कैसे होते हैं। हिंद सेकेंड ब्लंट एंड क्रिएट करता है और स्टिकी एंड्स आपके एस्केरिशिया कोलाई करता है। अगर हम बात करना चाहें तो 2-3 और हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो ब्लंट एंड्स या एस्केरिशिया कोलाई की तरह ही हैं आपके, जैसे बाम हाय, मैं ऐसे याद करती हूँ। ये क्या है, बैसिलस एमाइलोलिक्यूफेसेंस नाम का बैक्टीरियम है, उससे आपके आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके
और कौन है, और किसको ले सकते हैं हम, बाम हाई के बाद में है स्मा, ब्लंट एंड्स करता है, सेरेशिया मेसेंटेरॉइड्स होता है, नहीं मेसेंटेरॉइड्स नहीं है, इसका नाम भूल जाती हूँ मैं, ठीक है, नाम देख लेना इसका। ये ब्लंट एंड्स क्रिएट करता है बेटा, इसका रिकॉग्निशन साइट होता है सी सी जी जी जी, ठीक है। बाम हाई का क्या होता है बेटा आपका जी जी ए टी सी सी, ठीक है, ये आपका इसका है रिकॉग्निशन साइट। ये स्टिकी एंड्स करते हैं, स्टिकी एंड्स क्रिएट करते हैं, ये जी जी के बीच में कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, बीच में कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गए, एक एक को एग्जाम्पल और पढ़ लें आप। किसका, ब्लंट एंड्स का, जैसे ब्लंट हिंद सेकंड ब्लंट एंड करता है, स्मा वन ब्लंट एंड क्रिएट कर रहा है, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जी टी पी पी वाई पी यू ए सी, ठीक है। इसका क्या है, सी 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 जी जी जी, ये आपका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है। कट करता है ये सी और जी, बिल्कुल बीच में से करता है, ब्लंट बनाएगा, ये भी बीच में से करेगा, ब्लंट बनाएगा, तीन इधर, ठीक है। यहाँ पर बाम हाई है, इकोर आई है आपका, उसका सीक्वेंस क्या है, जी ए टी टी सी, ठीक है। उसमें कट्स कहाँ लगता है, जी ए के बीच में लगता है, स्टिकी एंड्स क्रिएट कराएगा। यहाँ पर रिकॉग्निशन सीक्वेंस है आपका जी जी ए टी 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 सी सी, ठीक है। यहाँ पर कट्स कहाँ लगते हैं बेटा, जी जी के बीच में लगता है, बाम हाई, बैसिलस क्या है, अमाइलोलिक्यूफेसियंस इनका नाम है बैक्टीरियम का, ठीक है। इसका नाम मैं भूल गई हूँ, देख लीजिएगा आप। तो यहाँ पर बेटा कंप्लीट होता है आपका क्या, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक बात और, यहाँ मैंने जो इससे पहले वाला डायग्राम था वहाँ बनाया था कि जो एग्जाम आपको जो स्टिकी एंड्स हैं, मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे स्टिकी एंड्स चाहिए या फिर मैं स्टिकी एंड्स ब्लंट भी चाहिए, तो मैं जो कॉम्प्लीमेंट्री बनाऊंगी, ये जैसे मेरा ये कॉम्प्लीमेंट्री बना है एक दूसरे के, वैसे ही मैं चाहूँगी कि मेरा वेक्टर भी कॉम्प्लीमेंट्री हो, जिससे कि मैं जैसे ही डिजायर्ड जीन को पास में लाऊं, कॉम्प्लीमेंट्री होगा दोनों, अगर मेरा वेक्टर और इसका डिजायर्ड जीन का, तो वो अपने आप ही स्टिक कर जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। उसके बाद में बाद में वाला जो कट है वो मैं खुद जोड़ दूंगी डीएनए लाइगेज यूज़ करके, है ना, जो बैकबोन है। लेकिन उसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री कराने के लिए मुझे ज़रूरत है कि जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है या आइडेंटिफाइड डीएनए है उसको और मेरे वेक्टर को जो मैं यूज़ करने वाली हूँ उसको मैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट करूँ, जिससे कि मेरे जो स्टिकी एंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हों और मुझे ईजी हो उसको उसके अटैचमेंट के लिए, उसको लाइगेट करने, लाइगेशन तो उसके लिए यूज़ करेंगे हम, किसके लिए, बैकबोन के लिए। उसके जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी है बेस पेयरिंग की, उसके लिए मुझे ज़रूरी है सेम एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करूँ मैं। आई होप समझ में आ गया हो। ये आपको लर्न करना है एनी हाउ। जिस दिन आपको पढ़ाया जाया करे या आप जिस दिन लेक्चर देखा करें उसी दिन कोशिश किया करें वो उतनी इन्फॉर्मेशन उसी दिन याद कर लें, क्योंकि इतनी सी है ना, बूंद बूंद से सागर भरेगा। पूरे चैप्टर को लास्ट के लिए छोड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी और हौच पौच मच जाएगी, है ना। जिस दिन जितना पढ़ें उतना उस दिन लर्न कर लें उन टॉपिक्स को, टर्म्स को, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको, जैसे कि लास्ट में जाके आपको लगेगा वो ये सब तो आता है मुझे, है ना। यही होने वाला है टूल्स में, अगर ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे आप तो जब हम प्रोसेसेस की बात करेंगे तो यूं सब कुछ हो जाएगा, समझ रहे। तो आई होप समझ में आ रहे हूँ आपको लेक्चर्स, और नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए और गॉड ब्लेस यू ऑल।